Good morning, students. Today we will discuss worksheet number 39 of class 9th. ओके बच्चे, हम साइंस की आज वर्कशीट नंबर 39 डिस्कस करेंगे टुडे फॉर 8 अक्टूबर. Yes, what is in this worksheet? Today we will study about force and laws of motion. ठीक है, आपका 9th चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. उसमें हम आज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे और फोर्स को पढ़ेंगे. ठीक है, आप सभी जानते हैं फोर्स क्या होता है ना. आप जितने भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं डेली लाइफ में, जितने भी जैसे आप पेन भी उठा रहे हैं तो भी थोड़ा सा फोर्स लग रहा है, पेन चला रहे हैं तब भी फोर्स है. ठीक है, तो फोर्स क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट हैं यहाँ पर हमारी डेली लाइफ में. तो फोर्स होता क्या है? फोर्स इज़ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, धक्का या खिंचाव, उसको क्या बोलते हैं? हम बल बोलते हैं. ठीक है, जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं तब भी फोर्स लगा रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर रहे हैं तब भी फोर्स लग रहा है ना. और कितने सारे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं. जैसे आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, है ना. आटा गूंथते हुए, नीडिंग द डो, तब भी फोर्स लगता है. ट्रॉली पुश करना, कोई ऑब्जेक्ट को पुश करना, पुल करना, ठीक है, ब्रेक लगाना कार में, ये सब क्या है? एग्जांपल्स ऑफ फोर्स. ठीक है, तो आप सभी बहुत सी एग्जांपल्स दे सकते हैं रिलेटेड टू दिस. यस, इफ़ेक्ट क्या होता है फोर्स का? बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं? बल से आप क्या कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग फोर्स व्हाट यू कैन डू, क्या क्या कर सकते हैं आप? किसी रेस्ट में या कोई बॉडी तो उसको मूव करवा सकते हैं. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट विरामावस्था में है तो उसको गतिज अवस्था में ला सकते हैं, गतिज अवस्था में है तो विरामावस्था में ला सकते हैं. ठीक है, अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट पे ला सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स. ओके, किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स. आप दिशा बदल सकते हैं, शेप बदल सकते हैं, आकार बदल सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का. ठीक है, यू कैन change the shape of an object. Video, you can change the shape of an object. Okay, like to change the shape of rubber band. ठीक है, ये सब हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए अभी. ठीक है, हम शेप चेंज कर सकते हैं. गुब्बारे की शेप, फोर्स लगा आप गुब्बारे की शेप चेंज कर सकते हो. डो से आप क्ले होती हैं, डो होते हैं, उनकी शेप चेंज कर सकते हैं ना बाय अप्लाइंग फोर्स. मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकते हैं, रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फोर्स. बल क्या होता है और बल के प्रभाव क्या क्या होते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं बल लगाकर? रेस्ट को मूविंग बना सकते हैं, मूविंग को रेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं. जैसे पत्थर है, पत्थर पे हथौड़े मार 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 के उसके साइज़ चेंज हो गया. अब जी आपके स्कूल्स में टेबल्स वगैरह दिख रही हैं आपको, है ना, टेबल्स वगैरह होती हैं, उनको भी तो बीट कर करके फोर्स लगा लगा के उनकी शेप दी गई है ना, उनको साइज़ भी चेंज किया गया. ऐसे कैसे तो नहीं आए थे ना. तो ये सब क्या है? फोर्स के इफ़ेक्ट्स हैं और एग्जांपल्स. ठीक है, एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए. और भी बहुत से एग्जांपल आप दे सकते हैं. जैसे वो रस्सी खींचने वाला गेम होता है ना, उससे हम दो तरह की फोर्स पढ़ेंगे. 2 टाइप ऑफ फोर्स आर देयर, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, संतुलित और असंतुलित बल. ठीक है, नाम से क्लियर है. बैलेंस्ड मतलब कि दोनों तरफ से आप फोर्स लगा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे भी लगा रहे हैं. अगर दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी टेबल को मूव करना है. ठीक है, दोनों साइड से होती हैं, दोनों साइड से क्या करें, एक पर्सन दोनों साइड खड़े हैं, दोनों सेम वेट के पर्सन हैं. अगर वो सेम फोर्स लगा रहे हैं, एक लगा रहा है अंदर और एक दूसरा भी लगा रहा है अंदर की तरफ, दूसरा भी पुश कर रहा है और पहला भी दोनों पुश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, टेबल को, तो क्या वो मूव करेगी? दोनों ही सेम फोर्स लगा रहे हैं, सेम वेट के पर्सन्स हैं, तो वो मूव नहीं करेगी. अगर सेम फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी. डिफरेंट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती. तो देयर इज़ नो फोर्स एट ऑल, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा. इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, जैसे अब टग ऑफ वार होती है, रस्सी खींचने वाला गेम होता है. ठीक है, दोनों तरफ पर्सन खड़े होते हैं. ठीक है, दोनों तरफ पर्सन्स होते हैं. तो अगर दोनों तरफ इक्वल पर्सन्स हैं, सेम नंबर ऑफ पर्सन एंड हैविंग इक्वल वेट, तो क्या होगा? वो दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा रहे हैं तो रस्सी किसी भी साइड नहीं जाएगी. ठीक है, दोनों तरफ सेम फोर्स लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है, तो
बैलेंस्ड हो गया फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, 0। अगर ऐसा कर दिया जाए, एक तरफ आप खड़े कर रहे हैं 10 बंदे और दूसरी तरफ खड़े कर रहे हैं 3 पर्सनस, तो क्या होगा, तब 10 पर्सन वो ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, वो ज़्यादा वेट किए हैं 3 पर्सन से, और एक तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो रस्सी कहाँ जाएगी, जहाँ पर 10 पर्सन है, ठीक है, तो रस्सी वो अपनी तरफ खींच लेंगे। तो अगर आप फोर्स इक्वल अमाउंट में नहीं लगता है तो वो होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, और ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करती है, जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा होता है, ज़्यादा बल लग रहा होता है, ठीक है। तो संतुलित और असंतुलित बल सबको समझ आ गया। संतुलित में शून्य होता है बल, और असंतुलित में कुछ ना कुछ आएगा और उस दिशा में जाएगी जो भी ऑब्जेक्ट है या रस्सी है जिस दिशा में ज़्यादा बल लग रहा है, ठीक है। हाँ, तो बच्चे ज़्यादा बल लगा रहे हैं रस्सी में, जहाँ वहीं जाएगी ना रस्सी, ठीक है, तो हो गया असंतुलित बल। फोर्स हमेशा क्या होता है, हमेशा पेयर में लगता है, हमेशा जोड़े में लगता है बल, कभी भी अकेला नहीं लगता। जैसे कि आप चल रहे हैं, आप चलते हैं, फर्श पर चल रहे हैं, तब भी एक तो आप फोर्स लगा रहे हैं धरती पर, और धरती भी आप पे फोर्स लगाती है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स होता है घर्षण बल। आप लिख रहे हैं कॉपी पर, तब भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही आप लिख पा रहे हैं। जिसे जो बहुत स्मूथ सरफेस होता है तो उस पर आप चल नहीं पाते, क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन ना होने की वजह से आप चल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक अपोजिट में एक फोर्स हमेशा लग रहा होता है। जब आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा लगाएंगे, घर्षण बल से ज़्यादा लगाएंगे, तभी आप मूव कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वही हो गया ना अनबैलेंस्ड होगा तभी कुछ ना कुछ फोर्स होगा। अगर बैलेंस हो गया फोर्स, जितना फ्रिक्शन फोर्स था उतना ही आप लगा रहे हैं, तो आप मूव नहीं कर पाएंगे, तो वो हो जाएगा बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो इसीलिए हाँ, अगर बॉडी में जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो अपोजिट जो फोर्स उस पर लग रहा है उससे ज़्यादा लगेगा, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं, घर्षण बल से अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगी। तो हमेशा फोर्स कैसे लगता है, पेयर्स में लगता है, और जो हमेशा कैसे लगता है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, रिएक्शन फोर्स लग रहा है टेबल पर, रिएक्शन फोर्स ऑफ द टेबल, और नीचे वेट ऑफ द ब्लॉक जो ग्रेविटी लगाती है mg, वो लग रहा है, ठीक है। तो दोनों जगह फोर्स लग रहा है। अगर इक्वल फोर्स है तो बॉडी मूव नहीं करेगी, ऑब्जेक्ट पे जो टेबल पे जो ऑब्जेक्ट पड़े है वो वैसे की वैसे पड़ी है, अगर आप उस पर और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी, ठीक है। टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। देखो अब यहाँ मेंशन किया ही गया है, अगर आपको मोशन करवाना है बॉडी को तो आपको अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर होगा, अनबैलेंस फोर्स लगाना होगा, मतलब इक्वल अमाउंट में फोर्स लगेगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स ही बॉडी को मोशन में ला सकता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट इनर्शिया, जड़त्व। इनर्शिया क्या होता है, देखिए बच्चे, इनर्शिया क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट में, जो भी उसकी जिस स्टेट में वो है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है या मोशन में है, तो वो उसमें कोई भी चेंज जो है उसको अपोज करेगी, प्रतिरोध करेगी उसका, ठीक है। जैसे कि हम प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जो भी जिस भी गति में है, चाहे वो विरामावस्था में है चाहे वो गतिज अवस्था में है। अगर आप उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे कोई बॉडी विरामावस्था में है, रेस्ट पे है, तो आप अगर उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो रेजिस्ट करेगी उस चेंज को, ठीक है, वो प्रतिरोध करती है अपनी मूल अवस्था का, उसको बोलते हैं जड़त्व, ठीक है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, ठीक है। मीन्स इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा उसका जड़त्व होगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक 20 kg की ऑब्जेक्ट है और एक 50 kg की ऑब्जेक्ट है, तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, 50 kg वाली ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे इनर्शिया भी बढ़ेगा। कंपैरिजन कर सकते हैं आप, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जिसे लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, तो इसलिए उसका जड़त्व अधिक होता है भारी वस्तु का, ठीक है। तो अब फर्स्ट नियम हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं,
पहला नियम क्या कहता है? गति का पहला नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल कार्यरत ना हो। कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर आप कोई बाहरी बल ना लगा दें। ठीक है। ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन अनटिल, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। ठीक है। अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है। जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते तब तक वो बॉडी अपनी स्टेट में बनी रहेगी। रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ये कौन कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम कहता है। अब जड़त्व से भी आपने यही समझा कि वो अपनी अवस्था को, मूल अवस्था को प्रतिरोध करता है कि विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगा, गतिज अवस्था में है तो गतिज में ही रहेगा। मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर आप कोई चेंज आता है तो उसको वो रेजिस्ट करता है, प्रतिरोध करता है। तो जड़त्व भी यही था और आपका पहला नियम भी यही है, गति का पहला नियम भी। तो इसीलिए हम इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके। तो किसी वस्तु का प्राकृतिक गुण, जड़त्व हमने अभी डिस्कस किया, क्या होता है जड़त्व? किसी वस्तु का प्राकृतिक गुण होता है जो उसकी विराम या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। रेस्ट और मोशन की जो स्टेट होती है उसका क्या करता है? वो रेजिस्ट करता है चेंज को। ठीक है। चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपने कभी बस में ट्रैवल किया होगा या कार में भी ट्रैवल किया होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे बस चल रही है, ठीक है, तो गतिशील अवस्था में हम भी, अगर बस चल रही है तो सभी कुछ गतिशील अवस्था में ही होते हैं। ठीक है। अचानक से अगर ब्रेक लग जाती है, जैसे सडनली ब्रेक लगा दिए बस ड्राइवर ने, तो क्या होता है? बस रुक जाती है, पर हमारा शरीर का जो ऊपरी भाग है वो अभी भी बस के साथ क्या रहता है? गतिशील ही रहता है। ठीक है। क्योंकि जड़त्व से हमने क्या समझा कि रेजिस्ट करते हैं चेंज को, तो वो अभी भी गतिशील अवस्था में ही रहता है। तो ब्रेक लगने से क्या होगा? जो बस की दिशा में थोड़ी देर के लिए वो गतिशील रहेगा, उसी मोशन में रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है? उसको आगे की तरफ झटका लगता है। ठीक है। हम आगे की तरफ झटका लगता है ना हमें, जैसी एकदम से ब्रेक लगती है तो। और यही उल्टा कर लो, बस रुकी हुई है एकदम से चला दी तो क्या होता है? हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। वो भी इसीलिए लगता है कि हम रेस्ट पे होते हैं, एकदम से मोशन में लाए तो इनर्शिया की वजह से क्या होता है? वो रेजिस्ट करता है उस चेंज को। तो थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट में बने रहते हैं तो हमें एकदम से झटका लगता है पीछे की तरफ, जैसी बस चलती है। ठीक है। तो यहाँ बस तो अचानक गतिशील होगी, बस को तो एकदम से मोशन में आ गई, पर जो जितने भी वहाँ पर सवारियाँ थी, मतलब जो भी पर्सन्स थे, तो उनके शरीर, जो उनकी बॉडी थी, वो कुछ देर के लिए विरामावस्था में ही रही, क्योंकि इनर्शिया क्या करता है? चेंज को रेजिस्ट करता है, मना करता है, प्रतिरोध करता है उसका। ठीक है। तो आपने ये तो आपने महसूस किया ही होगा जब भी आपने ट्रैवल किया होगा कि एकदम से झटका लगता है आगे की तरफ, जैसी रुकती है, और जैसी चलती है तो पीछे की तरफ झटका लगता है। यू फील जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो ये सब और भी एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे कि कपड़े होते हैं, जैसे आप कोई भी मैट है, मैट पे बहुत मिट्टी, आप उसको झाड़ रहे हैं। ठीक है। तो जैसे आप उसको बीट करते हैं, जैसे आप उस पर कोई कुछ मार रहे हैं, उसको बीट कर रहे हैं, तो क्या होगा? मैट तो आ गया मोशन में। ठीक है। मैट तो मोशन में आ गया, बट जिसमें डस्ट पार्टिकल्स थे वो रेस्ट में थे, तो मैट के मोशन में आने से क्या होगा? डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो रेस्ट पे होते हैं। रेस्ट पे थे तो एकदम इनर्शिया की वजह से क्या होता है? वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को और वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे आप कपड़े सुखाते हैं, एक ऐसे ऐसे हम करके कपड़े सुखाते हैं, बहुत गीले कपड़े होते हैं तो हम इसको ऐसे ऐसे छिनकारा मारते हैं, मतलब। ठीक है। तो उससे क्या होता है? उसमें से पानी निकलता है ना, पानी की बूंदें गिरती है ना। वो क्यों गिरती हैं? क्योंकि जो क्लॉथ था, आपका कपड़ा था, वो तो मोशन में आ गया, बट ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या थी? रेस्ट पे थी, तो वो नीचे गिर गई। ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स फेस करते होंगे डेली लाइफ में। तो आप खुद से भी सोचिएगा डेली लाइफ से कुछ इसके एग्जांपल्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड, और यू कैन से लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं हम इसको, तो इनर्शिया से रिलेटेड आप उसके एग्जांपल्स सोचिएगा। ओके। तो चेक योर सेल्फ व्हाट इफेक्ट ऑन कैन बी प्रोड्यूस बाय फोर्स। इफ़ेक्ट्स कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं फोर्स से, वो हमने डिस्कस किए।
डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए उनके इफ़ेक्ट्स। एग्जांपल भी दे दीजिएगा साथ में। शेप, रबड़ बैंड की शेप चेंज करना, डो की शेप चेंज कर, डो से क्ले से, ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट पे उसको मोशन मिला देना, तो एग्जांपल्स हो जाएंगे। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन देनी है आपको। घर्षण बल का, घर्षण बल की क्या बतानी है, दिशा, ठीक है। किस में लगता है घर्षण बल, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन लगता है मोशन की डायरेक्शन से। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया हमने डिस्कस किया। टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट इन इट्स चेंज ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। प्राकृतिक गुण है ऑब्जेक्ट का, जिसकी वजह से क्या होता है, वो चेंज को, परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक इस पर कोई अनबैलेंस्ड असंतुलित बल ना लगा दिया जाए, ठीक है। इन विच डायरेक्शन द पैसेंजर्स फील जर्क इफ द बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली, एकदम से अगर बस चलती है तो किस डायरेक्शन में आप जर्क प्रोड्यूस फील करते हैं, किस डायरेक्शन में आपको झटका लगता है एकदम से चलने पे पीछे की तरफ, ठीक है। यू फील जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसको एक्सप्लेन करना है आपको इनर्शिया से एक्सप्लेन करना है इसको। अब आपको फिफ्थ में बताना है कि किसका इनर्शिया ज़्यादा है, कार और बस। बताओ किसका मास ज़्यादा है, बस का मास ज़्यादा है, तो इनर्शिया भी किसका ज़्यादा होगा, बस का। बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल में से किसका मास ज़्यादा है, मोटरसाइकिल का, तो मोटरसाइकिल का इनर्शिया ज़्यादा होगा। एक कार्ट है और एक ट्रेन, कार्ट और ट्रेन में से किसका ज़्यादा है, बैलगाड़ी और रेलगाड़ी में से रेलगाड़ी का, ट्रेन का, तो ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ओके, गुड बाय क्लास।